हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स में इनकम के 5 सोर्सेस माने जाते हैं। पहला सोर्स होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन एंड लास्ट फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसमें से दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आज हमें पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट में भेज दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मेरे साथ चलिए, पूरा चैप्टर आपको मेमोराइज हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। आप कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है। तो आपका एक लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली आप जो इनकम जनरेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, वही इसमें आएगा। तो इनकम का मतलब यहां हो जाता है रेंट। जो रेंट आप पाते हैं हाउस प्रॉपर्टी से वो कंसीडर होता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से मकान हैं जिनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप ये समझिएगा कि यदि आपका मकान किराए पर उठा है या आप उस मकान को सेल्फ ऑक्युपाइड किए हैं, इट मीन्स ओनली 2 थिंग्स आर कंसीडर अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज दैट if you have let out your house property on rent, तो rent will be considered. Otherwise you have occupied your self house, that will be also considered under income from house property. तो अब दोनों को हम बारीकी से देखेंगे। तो पहला हम ये देखेंगे कि जो मकान हमने किराए पे उठाया है, तो उसका किराया जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। लेकिन किराया न कंसीडर करके मकान की एनुअल वैल्यू निकाली जाती है, यानी कि डायरेक्ट रेंट टैक्सेबल नहीं होता है। इस रेंट के आधार पे मकान की एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी और एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको देख दो किया। तो सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास एक मकान है, मकान है आपका। इस मकान से, ये मकान और इस मकान से लगी हुई भूमि, यानी कि ये ग्राउंड आपका और ये मकान, ये दोनों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। तो ये ग्राउंड किस रूप में हो सकता है? आपके घर के सामने या आपके घर के बैक में जो जमीन मकान से लगी हुई होती है, वो जमीन, घर से लगा हुआ खेल का मैदान, कोई कोर्ट बना हो, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बागीचा, गार्डनिंग इत्यादि, ये जमीन की भी वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। अब अगर आप देखेंगे
तो आपके पास सपोज दैट एक से अधिक मकान है, मान लीजिए आपके पास एक से अधिक मकान है, तो एक मकान आपका ये है और इसको आपने लेट आउट कर रखा है। और एक मकान आपके पास और है जिसको आपने सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा है। तो यदि एक मकान आपका खुद का जिसको सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया है, इसकी एनुअल वैल्यू 0 होगी, यानी इस पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए आपके पास केवल एक मकान होना चाहिए, एक ही मकान को सेल्फ ऑक्युपाइड करेंगे। मकान तो एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड कोई एक मकान कर सकते हैं। लेट आउट के दशा में जो भी मकान आपका लेट आउट होगा उसकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी और उसके आधार पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स देने के लिए आपको मकान से रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जिसके आधार पे इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली जाती है। तो वो चीज कौन कौन सा है, तो आप उसी मकान पे केवल टैक्स पेड करते हैं जिस मकान के आप स्वामी हो। इट मीन्स इफ यू आर ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, दैट हाउस प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर अंडर इनकम टैक्स। दूसरा, या तो आप स्वामी न हो तो उसके डीम्ड ओनर माने जाए, यानी माने गए स्वामी हो। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए उसी को टैक्स देना पड़ेगा जो उस मकान का स्वामी होगा या उस मकान का स्वामी माना जाए। अब यहां पे हमें यह देखना है कि कब कब दशा में आप मकान के स्वामी ओनर माने जाएंगे। अब माना गया स्वामी का मतलब डीम्ड ओनर कब होता है, तो डीम्ड ओनर का मतलब कि आप रियल में मकान के ओनर नहीं है, यानी कि मकान का ओनरशिप आपके नाम से नहीं है, फिर भी आप मकान के ओनर माने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन है जब आप ओनर माने जाते हैं, तो उसके 5 ऐसे टर्म्स हैं जिन दशाओं में आप किसी मकान के ओनर माने जाएंगे। पहला है, यदि कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को अथवा अपने अवयस्क बच्चे को, विवाहित पुत्री नहीं होनी चाहिए, तो यदि अपने स्पाउस या अपने अवयस्क यानी माइनर चाइल्ड को विदाउट फुल कंसीडरेशन लिए ही मकान हस्तांतरित कर दिया गया, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द हाउस टू द स्पाउस और माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट मैरिज डॉटर विदाउट फुल कंसीडरेशन। अब इसमें देखिएगा सिंपल सा कंसेप्ट है, इनकम टैक्स ने कब डीम्ड आउट माना, तो डीम्ड आउट मानने का तरीका यह है कि हम इनकम टैक्स को बेवकूफ ना बना पाए।
चूंकि इनकम टैक्स के रूल्स को फायदा उठा के, उसकी कमियों को फायदा उठा करके हम टैक्स अवॉइड करते हैं, टैक्स हमें ना देना पड़े। तो इसलिए डीम्ड ओनर का कंसेप्ट इनकम टैक्स ने लाया। जैसे कि अगर मेरे पास मकान है तो मैं उस पे, मुझे टैक्स लायबिलिटी मेरी बनेगी, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि अपना वही मकान अपने बीबी के नाम ट्रांसफर कर दिया या अपने बच्चे के नाम ट्रांसफर कर दिया। तो अब वो टैक्स जो मेरे नाम आ रहा था, मेरे नाम ना आकर के मेरे बीबी के नाम आएगा, यानी बीबी को टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि चाहे मैं टैक्स दूं या मेरे बीबी टैक्स दे, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो एक मतलब नहीं है। हो सकता है कि मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी मेरी हो, मेरा बिजनेस हो सकता है, यानी कि मेरी इनकम जो है वो टैक्स स्लैब में ऊपर जा रही है, और मेरी बीवी हाउसवाइफ है तो उसकी टैक्स स्लैब में या तो वो टैक्सेबल ही नहीं है, या जा रहा है तो 5% या 5% या 15-20% वाले पे जा रहा हो, यानी कि लो है मुझसे, उसकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है। तो मैंने मकान का जो इनकम मेरे पास आ रहा था, तो हो सकता है उस पर मेरा 30% का धाक मुझे टैक्स देना पड़ता, लेकिन बीवी को 5% देना पड़ा या देना ही नहीं पड़ रहा। तो इसलिए मैंने वो मकान अपने बीवी के नाम ट्रांसफर कर दिया या अपने माइनर चाइल्ड के नाम ट्रांसफर कर दिया, और विदाउट कंसीडरेशन लिए, यानी कि बिना उसको बेचे ही उससे उसके बदले में प्रतिफल नहीं लिया हूं। तो पहला है कि यदि आप मकान अपने स्पाउस को या अपने बच्चे को विदाउट फुल कंसीडरेशन के ही ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप उस मकान के डीम्ड ओनर माने जाएंगे, यानी कि हस्तांतरण करने वाला उस मकान का स्वामी माना जाएगा। पहला। दूसरा, यदि किसी मकान पे विवाद है, यानी कि यहां ओनरशिप पे विवाद है, दो या दो से अधिक लोग, जैसे भाइयों में हो सकता है कि पिताजी के न रहने पे एक भाई कह रहा है पिताजी हमको दे गए थे, या मेरा मकान है, दूसरा भाई कह रहा है मेरा मकान है। तो यदि किसी मकान जो विवाद है, जिसपे डिस्प्यूट है, तो उस मकान का वही व्यक्ति स्वामी माना जाएगा जिसके कब्जे में वो मकान है। इट मीन्स in the case of dispute of ownership, owner will be deemed that person who has possession on that property. तो जिसका पोजेशन होगा वही उस मकान का स्वामी माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई मकान जमीन, यदि कोई जमीन आपने पट्टे पे ली, पट्टे का मतलब लीज पे ले रखा, और लीज पर लेने के बाद आपने उस पे मकान बनवा लिया, तो जो मकान बनवाएगा वह व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाएगा, न कि जमीन का मालिक। अब यहां पे देखिएगा, लैंड का ओनर कोई और है, अब मकान कोई और बनवा रहा है। लीज हम 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, कभी 99 साल के लिए लेते हैं। अब लीज पे हमने ले लिया जमीन और उस पे हमने मकान बनवा दिया, तो जो मकान बनवाएगा वो उसका ओनर माना जाएगा, न कि जमीन का मालिक। नेक्स्ट, चौथा, अगर कोई सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो मकान बनवाने और बेचने के व्यवसाय में लगी है, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मकान बनाती है और बना के अपने मेंबर को अलॉट करती है, तो जब मेंबर को अलॉट कर देगी तो ऐसे दशा में वो मेंबर जिसको अलॉट हुआ है वही उसका
ओनर माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। अब यहां पे डाउट है, अलॉट हो गया तो ओनर हो ही गया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां किस्तों में हमें पेमेंट देना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो अभी हमने पूरा पेमेंट नहीं किया, उसने हमें कब्जा दे दिया और हम मकान में रहने लगे। तो अब चूंकि ओनरशिप उसने ट्रांसफर नहीं किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, सहकारी समिति ने, वो ट्रांसफर करेगा अंतिम किस्त भुगतान करने के बाद। लेकिन अभी एक कब्जा में मेरे मकान आ गया तो मैं मकान का स्वामी मान लिया जाऊंगा। 4 हो गए। फिफ्थ, अगर किसी एग्रीमेंट के थ्रू किसी मकान पर आपको कब्जा मिल जाता है, अभी आंशिक ही अनुबंध हुआ है, पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, रजिस्ट्री हो सकता है न हुई हो, लेकिन पोजीशन आपको मिल गया, ओनरशिप नहीं मिला, पोजीशन मिल गया। तो अगर किसी एग्रीमेंट के थ्रू किसी मकान पे आपको पोजीशन मिल गया तो भी आप उस मकान के स्वामी माने जाएंगे। तो ये 5 कंडीशंस हैं, जबकि आप मकान के रियल ओनर नहीं हैं, फिर भी मकान के आप स्वामी माने जा रहे हैं और आपके हेड में वो टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज आ जाता है कि कब आप मकान के स्वामी नहीं माने जाएंगे। तो मकान का स्वामी वही माना जाता है, डीम्ड ओनर को छोड़ करके अन्य दशाओं में, जिसके नाम से मकान की रजिस्ट्री हुई हो। यानी कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था मकान का, तो जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है वही व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने मोर्टेज में, गिरवी के रूप में आपके पास कोई मकान संपत्ति यानी हाउस गिरवी रख ली दिया है, तो जो गिरवी रखा है यानी कि मोर्टेज के रूप में रखा है, वही व्यक्ति उसका ओनर होगा, आप उसके ओनर नहीं होंगे। सिंपल, जैसे बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो हम करते क्या है, बैंक हमसे गिरवी मांगता है कुछ ना कुछ मोर्टेज के रूप में, सिक्योरिटीज के रूप में। तो हम गहने, मकान के कागज, जमीन के कागज इत्यादि रखते हैं। तो उसी तरह मकान का कागज अगर हमने बैंक के पास गिरवी रख दिया तो उस मकान का स्वामी मैं ही माना जाऊंगा, बैंक नहीं माना जाएगा। और अगर उस पर कोई इनकम जनरेट होती है तो उस पर टैक्स हमको देना होगा। क्लियर हो गई बात? तो मकान के स्वामी वो व्यक्ति माने जाते हैं जिसके नाम से मकान रजिस्टर्ड हो, यानी जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो। और डीम्ड ओनर, ये 5 दशाएं हमने बताई थी, वो माने जाते हैं, यानी कि मकान हमारा नहीं है फिर भी हम उसके ओनर माने जाते हैं। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि मकान की इनकम किन दशाओं में पूर्णतया टैक्स फ्री है, यानी कि हमारे इनकम में जोड़ी ही नहीं जाएगी। और कब कब हमारे इनकम में जोड़ी जाएगी लेकिन टैक्स नहीं देना है, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में शामिल होगा लेकिन नेट एनुअल वैल्यू में शामिल नहीं होना। तो कौन कौन से ऐसे मकान की पोजीशन हो सकते हैं कि जिस पे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारे इनकम में वो मकान शामिल ही नहीं किया जाए। कौन कौन से ऐसे मकान हैं जिस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो बिल्कुल आप इजी वे में याद कर सकते हैं। पहला, जिस मकान में आप स्वयं रहते हैं। दूसरा,
यदि मकान साल भर खाली रहा क्योंकि आपका नौकरी पेशा कहीं अन्य जगह था, तो उस मकान पे आपको टैक्स नहीं देना है। तीसरा, अगर कोई मकान आप सिर्फ अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के पर्पस से यूज करते हैं तो इस मकान पे भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई मकान एग्रीकल्चर लैंड पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बनवाए हैं तो उस पे भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय रियासत के जो राजा हैं उनके एक महल का मकान का एनुअल वैल्यू नील माना जाता है, यानी कि इन पे भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट, अगर मकान लोकल अथॉरिटीज के पास है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस के पास है, यूनिवर्सिटीज डिग्री कॉलेज के नाम से मकान है, तो ऐसे मकानों का भी एनुअल वैल्यू नील होता है। तो ये हम लोग जाने कि कौन से मकान हैं जिन पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी कि जिसकी एनुअल वैल्यू नील होती है। अब मकान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझेंगे। तो इसमें पहला है कि अगर कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में है तो अगर उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उस हाउस प्रॉपर्टी पे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया का पर्सन होगा तो वही टैक्स देगा, अदरवाइज अन्य को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी नॉर्मल रेजिडेंस यानी रेजिडेंस ऑफ इंडियन का यदि हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में है तो उस फॉरेन में अगर हाउस प्रॉपर्टी पे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसको यहां टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है, अगर किसी मकान में दो या दो से अधिक व्यक्ति का ओनरशिप हो तो जिस व्यक्ति की जितनी ओनरशिप होगी उतने पोर्शन पे उसकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होगा। यानी कि सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास एक मकान है, एक इतना बड़ा सा मकान है, का 2/3 पोर्शन ए के पास है और 1/3 पोर्शन बी के पास है। तो इस मकान पे का जो भी एनुअल वैल्यू होगा, एनुअल वैल्यू ऑफ द होल हाउस वैल्यू ऑफ होल हाउस निकाला जाएगा और इस एनुअल वैल्यू का 2/3 2/3 ए को टैक्स देना पड़ेगा, उसके इनकम में जनरेट होगा। और इस एनुअल वैल्यू का ये 2/3 ए को और इसका 1/3 यानी कि यहां पर आ जाएंगे हम फिर 1/3 ये बी को देना पड़ेगा। यानी कि 2/3 ऑफ ए बी, 2/3 ए बी इंटू 2/3 ए देंगे और ए बी इंटू 1/3 बी को देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कि सब टेनेंसी मतलब
कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास एक मकान है जो कि आपने किराए पे लिया। एक हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पे लिया। अब सपोज दैट मान लीजिए ये हाउस प्रॉपर्टी दो पोर्शन में है। एक फर्स्ट फ्लोर और दूसरा सेकेंड फ्लोर। अब आपने क्या किया, ये सेल्फ खुद रह रहा है, ये सेल्फ यूज किया, आपने सेल्फ यूज किया और इस वाले पोर्शन को सब लेट आउट कर दिया, सब लेट आउट कर दिया। यानी कि आपने एक मकान किराए पे लिया और उसके कुछ पोर्शन में आप रहते हैं और कुछ पोर्शन आप किराए पे उठा देते हैं। तो इससे जो भी आपको किराया मिलेगा, रेंट रियलाइज्ड होगा, वो रेंट आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्स नहीं देंगे। ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि क्यों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम टैक्स नहीं देंगे। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होने के लिए मकान का स्वामी होना जरूरी है। चूंकि आप खुद किराए पे लिए हैं और पुनः उसको किराए पे आपने उठा दिया, तो आप मकान के स्वामी नहीं हैं, आप मकान के किराएदार हैं। इसलिए इस मकान से जो भी किराया प्राप्त होगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके पास कोई मकान है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक इंडस्ट्री आपने सेटअप कर रखा है, एक इंडस्ट्री आपने सेटअप किया है। ये इंडस्ट्री आपने सेटअप किया। अब इस इंडस्ट्रीज के कंपाउंड में आप इंडस्ट्री के कंपाउंड में आपने इसकी सुरक्षा के उद्देश्य से कहीं पे आपने मकान बनवा करके पुलिस स्टेशन को दे दिया, पुलिस वालों को दे दिया कि पुलिस वाले रहेंगे तो हमारे इंडस्ट्री की सुरक्षा बनी रहेगी, यानी कि हमारी फैक्ट्री की सुरक्षा बनी रहेगी, हमारे कंपाउंड की सुरक्षा बनी रहेगी। तो सपोज दैट मान लीजिए इसको आपने पुलिस स्टेशन दे दिया। उसके बाद यहीं पे कहीं पे पोस्ट ऑफिस दे दिया, ऑफिस के लिए किराए को उठा दिया। तो ये दोनों आपने लीज किया है, आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ही आपने पुलिस स्टेशन खुलवा दिया।
कि जिसके चलते पुलिस वालों के रहने से हमारा कंपाउंड की सुरक्षा बनी रहेगी, मेरी फैक्ट्री की सुरक्षा बनी रहेगी। पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया, अपने किराए पे दे दिया मकान पोस्ट ऑफिस वालों को, जिसके चलते आपके जितने वर्कर हैं उनको ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। बैंक खुलवा दिया, बीच में यहाँ पे बैंक के लिए आपने प्रीमिसेस दे दिया किराए पे, तो इससे जो भी आपकी इनकम होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कंसीडर नहीं होगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत, क्योंकि ये सभी आपके बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। कैसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है या आपके पास बिजनेस कंपाउंड है, जिसके कंपाउंड में आपने पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बैंक इत्यादि इस प्रकार के संस्था को आपने किराए पे मकान दे दिया, तो उनसे जो भी किराया प्राप्त होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके बिजनेस को प्रमोशन मिल रहा है, बिजनेस की सुरक्षा बढ़ रही है, बिजनेस को हेल्प हो रहा है। क्लियर हो गई बात यहां तक? नेक्स्ट है आपका पेइंग गेस्ट। अगर आप पेइंग गेस्ट के रूप में रखते हैं किसी व्यक्ति को अपने घर पे, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल होगा, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा। उसी तरह एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है कि अगर कोई मकान आपने किराए पे दे रखा है और मकान के साथ साथ अन्य फैसिलिटीज भी आप दे रखे हैं, मकान आपने किराए पे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि एक मकान दिया, अब मकान में जाने के लिए लिफ्ट दे दिया आपने, पानी के लिए समरसेबल की सुविधा दे दिया, बिजली की सुविधा दे दिया, इत्यादि इस प्रकार की सुविधाएं देते हैं, तो इनका वैल्यू अलग से निकाला जाएगा और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाए, या मैक्सिमम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाएंगे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में केवल मकान के किराए से रिलेटेड चीजें आएंगी, जिसके आधार पे एनुअल वैल्यू निकाला जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अगर यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम एनुअल वैल्यू देखेंगे, कैसे निकालेंगे एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।